आप रेलवे और बैंकिंग की वैकेंसी क्यों बंद कर दी? आपने लगभग सारे नौकरी को प्राइवेट क्यों कर दिया? आरएसएस तय करेंगे नौकरी किसे लगनी है किसे नहीं लगनी है। आप बात करते संबल की, सर्वे हुई, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर कहा कि हम सर्वे करेंगे, उन्होंने कहा कि दोबारा आप कोर्ट का ऑर्डर ले आइए। उसके बाद आप शुरू हो गए आतंक पैदा करना, कहीं जाट, कहीं मराठा, कहीं सिख, कहीं साउथ, कहीं नॉर्थ। कहां जा रहे हैं हम? और एक तरफ मेरा मणिपुर। इस हिंदुस्तान के यूथ को एक बार जात धर्म मजहब से निकलना चाहिए अपने लिए। और मैं दिल से कहता हूं आपको, यदि इसी तरह के धर्म की अफीम का जहर और कास्ट और ये बांटने का जहर, काटने का जहर चलता रहा, हिंदुस्तान सोमालिया से भी ऊपर और ग्रीस युद्ध दो टुकड़े टुकड़े होंगे। आप उठा के देख, नेता को कुछ नहीं आता सिवाय वोट। चाहे जितने हिंदुस्तानी को, जितने संविधान को कुर्बान करना हो, जितने इंसानियत को कुर्बान करना हो, कर दो, बस मैं सुरक्षित रहूं। आप ये याद रखिएगा, ताइवान, वियतनाम ये घेर लिया, ताइवान ले लेंगे, सुपर पावर होगा चाइना, और हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा हिंदुस्तान का, वो चाइना होगा। Welcome to another exciting episode of the Statesman Talk. I'm your host Anat Chaudhary and आज हमारे साथ हैं एक डायनामिक लीडर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की आवाज राजेश रंजन जी। जन अधिकार पार्टी के फाउंडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ उन्होंने हमेशा आम आदमी के इश्यूज जैसे कि हेल्थ केयर और डिजास्टर रिलीफ को चैंपियन किया है। उनका ग्रास रूट अप्रोच और अनफिल्टर्ड पर्सपेक्टिव उन्हें बिहार और उसके बाहर भी एक प्रोमिनेंट फिगर बनाता है। राजेश जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मुझे आप राजेश तो हमारे धर्मगुरु ने, आनंद मूर्ति जी ने हमारे नाम, हमारे घर का नाम है पप्पू यादव जी। पप्पू बहुत प्यार से, कभी कुमार साहब लोग कहते थे, कभी पप्पू यादव कहते थे। और दुनिया को बहुत कम मेरे नामों की जानकारी है, राजेश रंजन। वैसे सदन में या लोकसभा में, इसलिए मैं जो आपके श्रोता हूँ, मैं उसको नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। रंजन जी, रिसेंटली आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरी गैंग से 40 से अधिक डेथ थ्रेट्स मिली हैं और जो कि कह रहे हैं कि आपको 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे, ऐसा वो क्लेम करते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? आपकी ये मैटर ही नहीं है। आप कैनेडी को बचा पाए, आप राजीव जी को बचा लिए, आप इंदिरा जी को बच गए, आप बेअंत सिंह बचे, गिल बचे। अभी तालिबान में किसी ने अपनी संपत्ति ले जा पाया? यूक्रेन की क्या स्थिति? देखिए, आप कुछ मत सोचिए, आप सोचिए कि आप दुनिया में क्यों आए, आपका दायित्व क्या है, आप किस कर्तव्यों को निभाने आए। आप ऐसी दुनिया में हैं जहां लोग सुपर पावर बनने के लिए पागल है जी। वो गॉड को नहीं मानता। वो कहता आई एम द पावर, आई एम द सोल। आई, जहां आई होगा वहां गॉड नहीं होगा। मैं जहां होगा वहां हरि नहीं हो सकता। और गॉड का कॉन्सेप्ट यदि लोगों के बीच होता कि गॉड है, या जो लोग गॉड को मानते हैं, तो वो नेचर को डिस्ट्रॉय या ह्यूमन नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, खत्म नहीं करता। कोरोना भी उसी का हिस्सा था। सुपर पावर, कंप्लीट वार, साइबर वार, चाइना और मैक्सिको सिटी के बीच का एक युद्ध, और इस बीच में पूरी दुनिया। वियतनाम को कुछ क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सी मुंह पे पट्टी थी कि हवा नहीं आता था और सूक्ष्म चीज नहीं जाती थी कि हम पट्टी लगा लिए? पूरब से तूफान आ रहा है और हम छाता लेके पश्चिम से जा रहे हैं, तूफान को छाता बचा लेगा? जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल, मैं ऐसी चीजों को मैं वे ही नहीं लेता, समझता ही नहीं। उस एक घटना घटी बाबा सिद्दीकी जी। और स्वाभाविक रूप से मैं ट्वीट करता हूं कई सारे संदर्भों पे।
आप काफ़ी वोकल थे उसके बारे में। नहीं नहीं, मैं एक बार ट्वीट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, डेमोक्रेसी, संविधान और देश और लोकतंत्र से बड़ा कोई हो जाए तो फिर वो देश मिट जाता है। मुझे लगा कि यहाँ बोलना, यहाँ लिखना चाहिए और सच की जरूरत है। सच को जीने की आदत डाल लीजिए और सच बोलने की भी आदत डाल लीजिए और मरने की भी आदत डाल लीजिए, तो सच बोलने की हिम्मत जग जाएगी। जब आप जीने की चाहत बढ़िएगा तो आप फिर दुनिया नहीं बदल पाइएगा। जिसके भीतर दुनिया बदलने की चाहत होगी उसको मरना ही होगा। हर चेंजर आप उठा के देखिए, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वर्ल्ड की हिस्ट्री में जिस किसी का नाम लीजिएगा, वह मुस्कुराते हुए गया। जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने ट्वीट की और वो ट्वीट स्वाभाविक था। उसके बाद लगातार शुरू हो गया। तो उसमें मुझे मत देखिए आप। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा सदन के भीतर कि कौन अशांत करना चाहता है दिल्ली को। कनाडा के पीएम ने क्या बात कही। अमेरिका के अखबारों ने क्या लिखा। हम तो एक छोटा सा प्यादा हैं। और मैं बचपन से कभी, मैं तो 21 सालों में एमएलए बना, साढ़े 21-22 सालों में एमपी बने, 7 बार लोगों ने अपने बेटे और सेवक के रूप में मुझको देखा, 5 बार दुनिया में इंडिपेंडेंट एमपी। संसदीय जीवन वर्ल्ड के हिस्ट्री में मैं अकेला हूं, दोबारा कभी कोई नहीं बना। और असीम कृपा है डेस्टिनी की भी और मनुष्य की भी। तो दुनिया ने जो दिया है मैं उसके लिए जीऊंगा। और लोगों को सुनने में क्या पसंद है आई डोंट नो। लोगों के जिंदगी में खुशियां किस बात की आएगी और उसको मुस्कुराने का अवसर किस विचारों से और हमारे किस कर्म से और कर्तव्यों से होगा, मैं वो करूंगा। इसीलिए मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोला, जो सच था मैंने कहा, जी और जो संविधान और देश के हित में था उस बात को मैंने बल दिया। अब कौन मारता है, कौन क्या करता है, उस पर मैं जाऊंगा ही नहीं। जब जब कोई थ्रेट, धमकी आए, मैंने होम मिनिस्टर, सीएम, डीजी सबको लिखा है, सबको मैंने कहा। अब उन्हें सुधीर चौधरी ज़्यादा पसंद है, कंगना ज़्यादा पसंद है, अन्य लोग ज़्यादा, उन्हें जेड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पर आपको बुरा नहीं लगता कि जैसे आपने अभी अभी बताया कि जैसे कंगना रनौत जी और बाकी अन्य लोगों को सिक्योरिटी उनकी बढ़ाई गई है, आपको भैया 40 वो देखिए, हर विपक्ष, यह जो वर्तमान लोग, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। आप इनसे उम्मीद मत करिए कोई चीज। सत्ता में अजीत पवार गए, सब कुछ खत्म हो गया। आप विपक्ष में हैं तो आप मरिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का गुनाह किया था कि ये 2 व्यक्ति के खिलाफ थे और उन्हें जेल जाना पड़ा। राहुल गांधी का गुनाह क्या है कि इंडिविजुअल हमले होते हैं और कभी उनकी हेलीकॉप्टर चेक होती है, कभी हेलीकॉप्टर रुक जाता है। हेमंत सोरेन को तो मरवाने की कोशिश की गई। आप कंट्री को हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये मुसलमान से नफरत करवाते हैं। ये तो हरियाणा गए तो जाट के खिलाफ, पंजाब गए तो सिख के खिलाफ, मराठा गए तो मराठी गुजराती, बिहार और यूपी जाओ तो यादव के खिलाफ, मणिपुर जाओ तो 2 समुदाय के खिलाफ। इसलिए आप इनसे उम्मीद मत करिए। विपक्ष को उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए इनसे किसी भी बातों की। पर सर इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ मुझे ये बताओ कि इसके पीछे हैं कौन
और हमें ये क्यों चाहता है मारना, बस इतना ही। इसलिए उस पर बहुत मैं बात भी नहीं करूँगा, इस पर बहुत ज़्यादा मैं इसको वे भी नहीं लेता हूँ, तवज्जो भी नहीं देता हूँ। आई डोंट नो और नॉट आई एम हु इज द पर्सन, नथिंग, नेवर। और आपने मेंशन किया था कि ये थ्रेट्स हॉस्पिटल स्कैम को एक्सपोज करने की आपकी कोशिशों से जुड़ी हुई हैं, जिसे आप पार्लियामेंट में उठाने वाले हैं। आप उसके बारे में कुछ टिप्पणी देखिए, करेंगे? बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इसके पीछे बड़े सिस्टम हैं। जी, आप कुछ बताएंगे इन माफियाओं के systems? खिलाफ एक थोड़ी है, बिहार के कई स्कैम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब किसी गलत लोगों को, जब उसके माफियाज को, आप एक बात समझिए, माफिया कभी नहीं बढ़ सकता है जब तक किसी सिस्टम उसको बैकअप नहीं करती, जी, चाहे वो वेंडर वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। माफिया तभी तक उसकी जिंदगी आगे चल सकती है या वो जिंदा रह सकता है जब तक सरकार उसके पीछे है। अन्यथा मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद वाला, वो जेल से गया था, मारा गया, मार दिया गया। मैं कई घटनाएं, सरकार चाहे तो खत्म, साबुद्दीन को जेल में खत्म, यदि मेरे जाति का नहीं है, दूसरे जाति का है और मुझे सत्ता में बने रहना है तो खत्म। तो सरकार जिसको चाहेगी वह माफिया फले फूलेगा, वह आराम से रहेगा। जेल कोई हो, वहां से वो राजा की तरह थ्रेट करेगा। एक एमपी को जब इतने बार थ्रेट हो सकता है, जी, तो अंदाजा कीजिए व्यापारियों की क्या स्थिति होगी। गुजरात की व्यापारी, दिल्ली का, बॉम्बे का, अन्य जगहों के व्यापारियों की क्या स्थिति होगी, और उससे कितना एक्सटॉर्शन वसूले जाते होंगे। तो इसलिए उस पर मैंने कह दिया है कि आप जांच करिए, सीबीआई इंक्वायरी कराइए, आपको जो लगे वो कराइए, लेकिन आपसे भीख नहीं मांगेंगे। मैं जिंदगी की भीख कभी नहीं मांगा, ना मैं मांगता हूं। आपको ऐसा क्या लगता है आपके खिलाफ गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मैंने कहा कोई भी माफिया के पीछे गवर्नमेंट की भूमिका होती है, जी, सिस्टम की भूमिका होती है। पर आपको टारगेट क्यों किया जा केस रहा है? गुजरात का है नहीं तो जेल में क्यों है, वहां क्यों है? महाराष्ट्र का केस है, पंजाब का केस है, दिल्ली का केस है, तिहाड़ में क्यों नहीं है? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों? तो इस पर ये उन लोगों को जांच करने दीजिए। मैंने तो कहा हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच किया जाए। मेरे मुद्दे हैं किसान, मेरे मुद्दे हैं अदानी, मेरे मुद्दे हैं क्वेश्चन पेपर लीक आउट, बच्चों का भविष्य, बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं, जिसके पास 20 लाख 40 लाख रुपया नहीं है वो बच्चे नौकरी में जाएंगे कि नहीं, इस देश में नौकरी होगी कि नहीं। मेरे मुद्दे हैं कंप्लीट रूप से फार्मर, खाद की ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, मेरे मुद्दे वहां हैं। मेरे मुद्दे ये हैं ही नहीं, मेरा सब्जेक्ट ये है ही नहीं। मेरा कॉमन पीपुल की जिंदगी बेहतर कैसे होगी, मैं वहां पर सोचता हूं। मैं वहां के लिए हमें लोगों ने चुना है, हमें इसके लिए नहीं चुना है कि मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगू। इसलिए मेरे रास्ते बिल्कुल साफ है। 1 लाख बार मरने की इच्छा मुझे होगी सच्चाई के रास्ते चलने पर। और सर, आप संभल वायलेंस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? आपका क्या व्यू है इसके बारे में? देखिए, एक बात बोलूं, मुझे एक बात बताओ। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय आए हैं, वर्डिक्ट आए हैं। जी, मुझे एक बात बताओ, इस कंट्री में 11 सालों में जब हिंदू खतरे में हो, मंदिर खतरे में हो, 3,76,00,000 मंदिर हैं, 3,76,00,000,
11 साल आपको हो गए, आप सबके पीएम हो। जब आप पार्लियामेंट के उद्घाटन करने गए थे तो आप एक ही धर्म के लोगों से पूजा कराए। आप तो हमेशा बांटते हो। एक पीएम को मंदिर के उद्घाटन के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, कहता है कि पीएम सबके हैं। जी। पीएम होने के बाद पादरी भी हो। याद कीजिए अटल जी जब अक्षरधाम का उद्घाटन करने गए थे तो सभी धर्म वर्ग के लोग वहां थे, पादरी भी थे, इस्लाम से भी थे, सिखिज्म भी थे। आप इनकी स्थिति देखो ना, आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? रोपोगे बबूल, खाओगे खजूर, आप क्या उम्मीद करोगे? आप ये कहते हैं मथुरा और काशी दे दो, फिर और कोई बात नहीं होगी। जब तक नहीं दोगे तब तक बात करेंगे। नफरत के अलावे ये दूसरी बात, कभी रोजगार शब्द इनके मुंह से सुने हो? कभी आप किसान की बात सुने हो? नोटबंदी के बाद दोबारा कभी आपने नोटबंदी पे चर्चा सुने हो? जीएसटी की स्थिति कभी सुने हो? पुलवामा की घटना के बाद आपने सुना कि आरडीएक्स कहां से आया? उनके जो जिनकी जिनकी कमी थी उनको सजा हुई, कोई जेल गए। 40 आदमी जो मरे, हम पाकिस्तान को तो टारगेट कर लिए, लेकिन लाया कौन? आया कहां से? कमियां कहां थी? इस पे चर्चा हुई। चुनाव तो जीत गए, जीतने के बाद पुलवामा पर चर्चा हुई, ब्लैक मनी पे चर्चा हुई, जाली नोट पे चर्चा हुई, 15 लाख पे चर्चा हुई, काला धन पे चर्चा हुई। किस पे चर्चा हुई? स्किल पर हुआ, स्टार्टअप पर हुआ? आप बताओ जरा सा, कोई एक चर्चा दोबारा? पर जिस सर जिस इनिशिएटिव्स तो लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। भैया मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी को बताना चाहिए कि नोटबंदी के बाद आप कभी क्यों नहीं बताए देश के हालात क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, घर की स्थिति क्या हुई, किसानों की स्थिति क्या हुई। 1500 के कपड़े, 1500 की जीएसटी, 600 का, 300 का कॉफी, 300 की जीएसटी। मिडिल क्लास के व्यापारियों का क्या स्थिति है? आप इस पे क्यों नहीं बात करते हो? तो आप जो बात हमसे पूछते हैं, जो सवाल है आपके, ये बताइए ना। आपका यही सवाल है ना, तो आप जरा बताइए। सर इनिशिएटिव्स तो दिखते हैं। आप बताइए ना, आप बताइए। एमएसपी पर आप दोबारा चुनाव कराए, आपने आज तक 1.5 सालों से बैठे हैं। जी। मणिपुर में दुनिया के हिस्ट्री में कोई भी 56 इंच का पीएम और जिसके पास इतने स्पेशल फोर्स और टास्क फोर्स होंगे, अपने ही देश के, अपने ही एक स्टेट को, 2 समुदाय के बीच में 1.5 सालों से जिंदगी को नर्क होते देख सकता है? 10,000 लोग खड़े थे, 10 लड़के बारी बारी से 2 बच्चियों के साथ बलात्कार करता रहा। ये दुनिया देखी, हर आदमी के वीडियो पर है। हमारा देश है ये। आप कुछ भी उठा के देखो ना। आप रोजगार पर कभी क्यों चर्चा नहीं करते हो? 2 करोड़ का क्या हुआ? आप रेलवे और बैंकिंग की वैकेंसी क्यों बंद कर दी? आपने लगभग सारे नौकरी को प्राइवेट क्यों कर दिया? इसीलिए कि 85% जो ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी के लोग हैं, उनको आरक्षण प्राइवेट में नहीं मिलना है। अभी डिप्टी डायरेक्टर और अभी कई बिना किसी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के बिना किसी एग्जामिनेशन को आपने बहाल कर दी। आरएसएस तय करेंगे नौकरी किसे लगनी है, किसे नहीं लगनी है। गरीब आदमी को नौकरी मिल ही नहीं सकती। एक तरफ आपने अग्निवीर कर दी और दूसरी तरफ आप 320 बार
अभी तक 10 सालों के अंदर क्वेश्चन रिकॉर्ड हो गया, और उसमें एक जिला है नालंदा बिहार का, और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। गुजरात, अभी SSSGL का जो रिजल्ट आया है, एक सेंटर का 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, दूसरे सेंटर का 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कहां जाएंगे बच्चे? नॉर्मलाइजेशन की आंदोलन हुई, साइबर सॉफ्टवेयर के चलते 85,000 बच्चे भर नहीं पाए। डेट बढ़ाने का आंदोलन हुआ, लाठी चला करके 40 आदमी को आपने पैर तोड़ दिया। हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक आउट। आप इसके लिए टास्क फोर्स नहीं बनाएंगे? इस देश के यूथ कितने मर रहे हैं, कितने फार्मर मर रहे हैं, कितने डिजास्टर में हम मर रहे हैं, कितने आज भी हुआ कि एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। 70,000 लोग एक्सीडेंट में मरते हैं महीना में। बारे वाह, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, क्या हिंदू मुसलमान? 3 करोड़ मंदिरों में, 3 करोड़ 76 लाख मंदिरों में कैठो दलित आदिवासी है? कितने? 1%? आधा %? कितने ABC हैं? कितने OBC हैं? तो मीडिया में 95% एक जाति। आजादी के बाद अभी तक न्याय प्रक्रिया बदली नहीं। आप बात उसकी नहीं करो, आप तो आरक्षण को खत्म कर दिए। आप डायरेक्ट नहीं करके आप नौकरी प्राइवेट में ले जाकर के आरक्षण खत्म कर दिया। आप कह रहे हो काम हो। चाइना से जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई कोरोना में, आपके यहां एक आया? सब वियतनाम और ताइवान चला गया। और हमारे यहां से लगभग 147 बड़ी फैक्ट्रियां चली गई। कोई आप एक फैक्ट्री बताओ तो, 11 साल के अंदर कोई क्रिएटिविटी बताओ। अब यहां भी रोहिंग्या आ गया, दिल्ली में बांग्लादेशी को ढूंढा जा रहा है पुलिस के द्वारा। अब दिल्ली में भी बांग्लादेशी आ गए। जहां चुनाव होता है बांग्ला नफरत की पैदाइश शुरू हो जाती है। ये नफरत नहीं करेंगे तो मुखिया में चुनाव जीतेंगे। क्षेत्रीय पार्टी जात पात नहीं करेंगे, कास्ट। कोई ऐसी कंट्री का नाम बताओ जो कंट्री डेवलप हो, जो धर्म की बात करता हो, जो रंग और काला गोरा की बात करता हो। याद करो अब्राहम लिंकन को, याद करो बराक ओबामा को, याद करो नेल्सन मंडेला को, याद करो यूसुफ जई मलाला को, याद करो स्वयं सू को। जो कंट्री, एक छोटा सा देश इजराइल, वो कभी फालतू बात नहीं करता है। और हम 140 करोड़ में 123 करोड़ गरीब, 84 करोड़ को हम 5 किलो अरवा चावल देते हैं तो वो जिंदा है। एजुकेशन ग्रोथ नहीं, 80 लाख 1,000 करोड़ का एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया। भारे बा, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं, वन नेशन वन हेल्थ नहीं, वन नेशन वन जस्टिस नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं। आजाद हिंदुस्तान के पहले यह निर्णय हुआ था। आजादी के बाद जब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था कि 20 साल के अंदर गरीबी और एजुकेशन को हमें, निरक्षरता को खत्म करनी है। बढ़ गई। 84% लोगों के पास 6,000 पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम। हम उस पर चर्चा नहीं करते। बीमा योजना, कृषि, कुछ नहीं। हम फूड कनेक्टिविटी प्रोटेक्टेड पर बढ़ाते नहीं है। बाजार नहीं है हमारे पास। खाद ब्लैक मार्केटिंग,
900 600 का खाद सीधे 3200 3300 3800 में, डीएपी मिलता नहीं, सब नेपाल चला जाता है और उसके बाद दलाल लोग बेचते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कोई बात नहीं है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप हमको एक बात बताइए, इलेक्शन में सबसे ज्यादा खर्च कहां होता है? आप एक काम करिए ना, आप स्टेट को कहिए कि इलेक्शन से लेकर के चुनाव टिल जिस दिन हम नॉमिनेशन करेंगे उससे लेकर रिजल्ट तक टोटल खर्चा स्टेट का होगा, कैंडिडेट का नहीं होगा। हम कितने ब्लैक मनी लगा रहे? एक एमएलए 300 करोड़ रुपया में, साउथ में एमपी 400-500 करोड़ रुपया में, हरियाणा और की भी स्थिति यही 100 करोड़ के लगभग, हिंदी पट्टी में 40 से 30-32 करोड़। आप मनी आप करे, अर्थ को हम ई करेंगे। अरे बाप मेरे, आप ईवीएम में वीवीपैट की बात जब आती है तो आप उसको देखते नहीं हो। आप डेमोक्रेसी कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, हु इज द नेम, हु इज द पर्सन इन इंडिया द एस्क्यूट आफ्टर, हमारे जिंदगी के बाद कौन इसको एस्क्यूट करेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ये गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, चारों ये ग्रंथ है, ये संविधान। हु इज द नेम आफ्टर अंबेडकर, आफ्टर नेहरू, आफ्टर पटेल, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री? कोई नहीं। संविधान कहता है पहले फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ भी नहीं है, धर्म की बात नहीं हो सकती। फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 25वें, अमेरिका में जाइए, आप किसी भी कीमत पर चर्च की चर्चा नहीं कर सकते। हम उस राइट को खत्म कर रहे। हर दिन धर्म की बात, हर दिन जाति की बात, जहां जाओ उसको गाली दो, जहां जाओ उसको तोड़ो। साउथ में जाओ हिंदी, गैर हिंदी, तो कंट्री है। कुछ मदारी लोग, ये आप बात करते संबल की, संबल में कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दोनों पक्ष के लोग गए, सर्वे हुई, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर कहा कि हम सर्वे करेंगे, उन्होंने कहा कि दोबारा आप कोर्ट का ऑर्डर ले आइए। उसके बाद जदोजहद हुई, लाठी चला, इधर से पत्थर चली, लेकिन वो जो 5 लोग मरे वो तो पत्थर भी नहीं थे, दूर थे। उसके बाद आप शुरू हो गए आतंक पैदा करना। भैया हर चुनाव में रोहिंग्या, 23 सालों से आप झारखंड में थे, 5 मुख्यमंत्री, इस हेमंत सोरेन के पहले 5 साल रघुवर दास थे, आपने क्यों रोहिंग्या नहीं गिना? हिंदू खतरे में, अब भगवान मस्जिद के नीचे है। ये लोग हर चीजों को तोड़ना। 11 साल के बाद हिंदू खतरे में तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। 11 साल के बाद यदि हम रोहिंग्या को नहीं निकाल पाए, याद करिए एक ही मर्द था, इंदिरा गांधी, जिन्होंने बिना गोली चलाए बांग्लादेश को भारत का सबसे अच्छा दोस्त देश बना दिया, पाकिस्तान को चैलेंज किया। आपको कौन मोला है दाऊद इब्राहिम को नहीं लाने? उठाओ ना परमाणु बम, पटक दो पाकिस्तान पे। किसने कहा? मैं कह रहा हूं इसकी हिम्मत नहीं है ये दाऊद इब्राहिम को लाने की, बस ये नफरत पैदा करेगा। क्या हुआ कोरोना में? क्या हुआ? कहा पूरी दुनिया में कोरोना थी, ये ट्रंप को लाया अपनी वाहवाही करने, बोल दिया नहीं जमात के द्वारा कोरोना आई। तो जमात के द्वारा कोरोना आई तो साद पर केस क्यों नहीं हुआ? और साद को आप 48 घंटा टीवी पर ला करके आपने उतार क्यों दिया? किसके डर से? बाहर में गल्फ कंट्री को जाते हो तो कहते हो सलाम, कहते हो आप सबसे अच्छा, क्योंकि ऊर्जा और पावर और तेल उसी से चाहिए, और यहां मुसलमान से नफरत कराते हो।
मेरे गांव में 2000 यादव हों, एक से कोई दूसरी जाति के लोग लड़ेगा? 18 करोड़ मुसलमान 123 करोड़ से लड़ेगा? इसे मुसलमान से नहीं लड़ना, इसको एसटी एससी को खत्म करना है, ताकि इसके धर्म में जुड़ वो पागल रहे, उसकी इकोनॉमी ना बढ़े, उसकी एजुकेशन ग्रोथ ना हो, वो विद्रोही ना बने, वो अंबेडकरवादी ना बने, वो मनुवादी बने रहे, वो कभी मंदिर में पूजा करने के लिए वो डिमांड ना कर दे। हम तो बोलेंगे कि मंदिर में भी आप आरक्षण दो, मस्जिद में भी दो, गुरुद्वारे में भी दो, चर्च में भी दो। भैया संभल में उसके बाद वहां तो दंगा थी नहीं, वहां तो हिंदू मुसलमान था नहीं, वहां तो पुलिस वर्सेस संविधान था। बिल्कुल। अब कह रहे हो बांग्लादेश में हिंदू पर हमले हो रहे, तो कांग्रेस रोक, नेहरू जी रोक रहे हैं आपको कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी रोक रही है? बोल दो दिल्ली में जो जहर हवा है वो इसीलिए है कि कुतुब मीनार और लाल किले में जो मुसलमानों ने जो गर्दा झाड़ा था वो हवा चल रही है। बोल दो आज जो प्रदूषण और पानी गंदा है मुसलमानों की गंदगी के कारण है। बोल दो, या नेहरू ने ठीक नहीं किया? इसे दलित से नफरत है, इसे आरक्षण खत्म करना है, इसे एसटी से नफरत है, इसे मुसलमान से नफरत नहीं है। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, नफरत करा सकता। मुसलमान कभी नहीं लड़ना चाहेगा और ना लड़ने की बात करेगा वो, बस हम लड़वाते हैं। सिर्फ सियासत के लिए कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, अल्पेश, पट्टेदार, अब रोहिंग्यांग 17 लाख रोहिंग्यांग, 11 साल में कितने रोहिंग्यांग आए? हम व्यापार करने जाए बांग्लादेश तो ठीक, और वो रोटी पेट भरने आए तो गलत। मैं इसे गलत नहीं मानता, और यदि गलत भी है तो आपने निकाला क्यों नहीं? और बांग्लादेश में हिंदू पर हमले हो रहे हैं तो आप आर्मी क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या किसी कांग्रेसी ने कहा? क्या किसी मुसलमानों ने आपको आर्मी भेजने से रोका? आप तो बांग्लादेश के पीएम को यहां बैठा, यहां पर एक्स पीएम को रखे हुए हो, आपके अच्छे मित्र हैं, क्योंकि अदानी को आपने वहां पर 33% स्टॉक दिलाया है, स्टेक दिलाया है, और अदानी की संपत्ति वहां पर मेंटेन रहे, इसके दोस्तों की संपत्ति बर्बाद नहीं हो, इसलिए जितना हिंदू पर हमला करना हो करो। तो कायर कौन है? कमजोर कौन है? यदि हिम्मत है तो भेजो ना आर्मी। सर, तो आपका कहना है कि बीजेपी सिस्टमैटिकली और जानबूझ के लोगों को गरीब रखना चाहती है और हिंदू मुस्लिम पे वार्तालाप कंटिन्यू करना चाहती है? बिल्कुल। उसको एजुकेशन नहीं चाहिए, उसको आरक्षण नहीं चाहिए, उसको जाति जनगणना नहीं चाहिए, ताकि कोई निषाद, कोई मला, केबर, नुनिया, चंद्रवंशी, कुमार, कमार, राम, पासवान, मंडल, धानुक, केवरत, गंगोत्री, शाह, चौधरी, जसवाल, इन जातियों को ऊपर ना उठाया जाए, इनकी गरीबी को ऊपर नहीं उठे। मंडल कमीशन के बाद कितने हुए? 50% से बाहर कोटा क्यों नहीं? क्यों ये बार बार कोर्ट जा रहे हैं? 85% हमको 67% आरक्षण चाहिए, 10% मैंने अपने ऊंची जात के गरीब भाइयों को दिया है, फिर मेरा आरक्षण क्यों तुम खत्म कर रहे हो? हम ऊंची जात का सम्मान हम कास्ट को नहीं दे। ये हमेशा हमेशा तोड़ो, सियासत के लिए कुछ भी करो। ये हिंदुस्तान के जनता के नौकर नहीं है, ये अदानी के नौकर है, और इनको बचा रही है बस ईडी, सीबीआई, अदानी के पैसे, चुनाव आयोग और हिंदू मुसलमान।
ये चार चीज ना हो तो देखिए ये कहाँ होंगे। और सर ईवीएम पे लेके आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब कोई भी चीज हमारे हाथ में, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो हैक हो सकता है। जी और जितने डेवलप कंट्री और जहां ईवीएम बने वहां ईवीएम है ही नहीं। और हम ईवीएम की बात नहीं करते, हम ईवीएम के वीवीपैट की बात कर रहे हैं कि उसकी भी गिनती साथ करो। उससे क्यों भाग रहे हो? आप कह रहे हो टाइम लग जाएगा। डेमोक्रेसी के बचने के लिए टाइम क्या लगेगा? जब मशीन नहीं थी और जब काउंटिंग हो रहा था तो मैक्सिमम 48 घंटे में हम हमारा रिजल्ट आउट था। 24 घंटे या 72 घंटे, 48 घंटे कभी क्रॉस नहीं किया। तो वीवीपैट की गिनती तो साथ साथ होगी। आप वो भी नहीं करोगे। 20 लाख जो हम ईवीएम गायब है वो कहां है? उसकी खोज क्यों नहीं? लाल बत्ती जल रही है, 90% है ही बैटरी, और वोट घर गिर गई, बक्से बदल गए। आप रखो ना ईवीएम, वीवीपैट की भी गिनती करो। सो नहीं करोगे, क्यों भाग रहे हो? और हैक हो सकती है, बस इतना ही तो है। पर सर एक और चीज जो सामने आती है कि जहां पे भी ऑपोजिशन जीतता है, जैसे कि झारखंड, वहां पे कभी भी ऑपोजिशन कुछ नहीं कहता कि ईवीएम हैक हुआ है। तो ऐसा क्यों कि जब हारते भैया हैं मेरे, तभी जब बोला जाता है? वहां पर हमारी सरकार थी, अब आप वहां नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। जी जहां ये चाहती है, जिस परिस्थिति में चाहती है, जहां अदानी जी का इंटरेस्ट होता है या जहां पर ये लगे रहते हैं, वहां करते हैं। तो ये सिलेक्शन कैसे होता है? भैया 2 लोकसभा कांग्रेस ने जीती है नहीं, इनको लोकसभा से मतलब नहीं था। उसी महाराष्ट्र में 6,10,000 या 18,000 वोट आया कांग्रेस को, और विधानसभा में 4 लाख। ये दोनों एक साथ कैसे? एक ही बार वोट मारने गए तो 6,18,000 लोकसभा में हम जीत गए और 4 लाख विधानसभा में हम हार गए। 11,832 वोटों से हम चुनाव हारे हैं। 9 सीट हरियाणा में, मात्र 11,032। 7 सीट में हम गवर्नमेंट बन रहे थे। जहां सरकार होती है वहां प्रभावित किया जाता है। पर सर ये शुरू से ही नहीं है कि इवन अगर आप देखें तो पहले भी, अगर 11 साल से पहले अगर हम भीतर जाएं तो जो गवर्नमेंट होती है उसका प्रभाव तो होता ही है। बिल्कुल होता है। तो अगर अब हवा में सब नंगे हट डाल पर उल्लू बैठा जामे गुलिस्ता, क्या होगा? एकदम होगा, कुछ ना कुछ तो होती है। जी, लेकिन तो इसमें लेकिन सोशल मीडिया के युग में ज्यादा हुआ। जब से सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ, मार्केटिंग हुई, जो बिका वो दिखा। वाशिंग पाउडर निर्मा चश्मा को लगाए, जिसकी मार्केटिंग हुई वो गेम है क्रिकेट। जिसकी मार्केटिंग नहीं हुई, जो नहीं दिखता है, जो को 7 स्टार और दुनिया में नहीं परोसी, वो गेम गायब हो गया। क्रिटिक्स कहते हैं कि यही चैप्टर जो बीजेपी अब यूज कर रही है ये कांग्रेस की बुक में से है। या कांग्रेस कई बार, कितने बार पहले ये आया ईवीएम? सोशल मीडिया कब आया? अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रवेश तभी किया। पहला जब 2014 में स्टूल सोशल मीडिया का यूज नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल ने किया। कांग्रेस के खिलाफ ही तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया यूज हुए। कैंपेन्स। बारे वाह। पर सर ईवीएम तो कांग्रेस के टाइम पे आया था, कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। तो मैं तो कह रहा हूं, हम तो कह ही रहे। तो कोशिश थी कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी जस करनी तस भरनी, जो किए सो भरे। हम तो बोल ही रहे, इसलिए तो मजबूत आवाज होके हम ईवीएम पर निकल नहीं पा रहे। और सर बिहार के अगले साल होने वाले चुनाव के लिए आप कांग्रेस पार्टी के चांसेस आपको कैसे दिखते हैं? भैया कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, साउथ में बीजेपी नहीं है तो कहीं नॉर्थ में नहीं है। जी बीजेपी हिंदी पट्टी में है, कोई क्षेत्रीय पार्टी है।
बीजेपी से लड़ना हो तो आपको कांग्रेस के बगैर आप नहीं लड़ सकते हो। ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। क्षेत्रीय पार्टी जहां है वहां मजबूत है, उसके लीडर भी मजबूत हैं, चाहे ममता दीदी हो, अखिलेश जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार जी हो, मजबूत है। यही बिहार यदि 9 सीट और हम जीत गए होते और बीजू दादा की स्थिति को गलत तरीके से ना दिखाया गया होता तो आज बीजेपी नहीं होती। देखिए, बीजेपी जिसके साथ रहती है मारती है। आप देख लो ना, अभी शिंदे को देखो क्या हाल किया, उसके पहले आप रेड्डी का क्या हाल किया, आज चंद्रबाबू नायडू आए। आप देखना नीतीश कुमार को ये खत्म करेंगे, निपटाएंगे। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को संगठन पे ध्यान देने की जरूरत है, कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभाइए, मुख्यमंत्री आपको जिसको बनाना बनाते रहिए, लेकिन चुनाव बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व में हो और कांग्रेस की भूमिका में हो। अन पार्टी पीछे रहे। आप मुख्यमंत्री अन पार्टी में से बनाइए, बाद में कर लीजिएगा, लेकिन उसको सामने रख करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, ना आप लड़ सकते। मैं नहीं मानता। और सर, क्या आप आरजेडी लेड इंडिया ब्लॉक के साथ इलेक्शंस के लिए अलाइन करेंगे? पहले तो कांग्रेस को करना है ना, हमको थोड़ी करना है। पर अगर हम वो राजा चाहते थोड़ी, हैं, हम तो रंक है, तो आप राजा को तय चाहेंगे? करना है। तो आप तैयार हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस जिस जिम्मेदारी और दायित्व को देगी मजबूती के साथ निभाएंगे, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि कांग्रेस को 9 महीना अपने संगठन और चीजों पर काम करने की जरूरत है। गठबंधन आप बाद में कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और सर, लालू जी ने कहा कि ममता जी इंडिया ब्लॉक को लीड करें, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, वो लीडर तो है ही, अच्छी लीडर है और स्टेट में। आपको लगता है कि ममता उद्धव जी भी है, अखिलेश जी भी है, राहुल लेकिन जी आप से बेहतर? कांग्रेस की लीडरशिप को गाली देके, बच्चा कह के, कांग्रेस को गाली देके, कांग्रेस के बगैर आप बीजेपी से कैसे लड़ोगे? लालू जी हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि जब वो अकेले थे तो सोनिया गांधी उनके लिए खड़ी हुई थी, कोई और खड़े नहीं हुए थे जब वो जेल, पूरे परिवार को बीजेपी तंग कर रही थी। इसलिए कांग्रेस को डिमोरलाइज करके हमें कहा, हमको तो कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, राहुल जी प्रियंका जी ने गठबंधन नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं। हमने तो कहा कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हमें तो मधेपुरा से टिकट मिली गई थी, बेटा को मिल जाता सुपौल से टिकट। वैसा आपको पर्सनली क्या लगता है, आपका पर्सनल व्यू क्या है कि इंडिया ब्लॉक को लीड ममता जी को करना चाहिए या फिर राहुल जी? आप किसको प्रेफर करते हैं? देखिए, मैं कोई किसी का प्रवक्ता नहीं हूं जी। लेकिन मैं इतना जानता हूं, चाहे 10,000 किलोमीटर चलने की हिम्मत हो, चाहे -डिग्री में, वर्तमान कुशासन से, हिटलर से, चंगेज खां से और वर्तमान व्यवस्था से जब राजनीति में पूंजीवाद और उद्योगपतियों का दखल हो जाए, वर्तमान शासन अंग्रेजों की भूमिका पर चल रही है। फूट डालो शासन करो, ये बिना फूट डाले शासन कर ही नहीं सकते। और इसके लिए तय करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है और इंडिया ब्लॉक की जिम्मेदारी है कि नेता कौन हो, ममता दीदी या कोई। मुझसे निजी पूछिएगा, नेता कोई बने, इंडिया गठबंधन तय करेंगे, लेकिन लड़ने की हिम्मत इस कुशासन से राहुल गांधी और प्रियंका के भीतर, ये दूसरे के भीतर। पप्पू जी, आप बताएंगे कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट को डिस्टर्ब क्यों कर रही है? अच्छा, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है कि ऑपोजिशन की है? जीजा जी, 2G, 3G, कोयला जी, कौन करता था? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सब बड़ी हो गए। गणेश जी को दूध कौन पिलाया था? ये झूठ के नींव पर कब तक, जिससे देश में इतने आर्मी और सब कुछ के होने के बावजूद
आजाद हिंदुस्तान में जिससे मणिपुर न संभले, जो बेटी की सुरक्षा न कर सके, 11 साल में सनातन खतरे में, जो यही की भाषा हो, दूसरी बात ही ना हो। 11 साल के बाद भी नेहरू का डर और राहुल और प्रियंका का डर सताता रहता हो, इतनी ताकतवर और हिम्मत के बावजूद, और फिर उसको बच्चा भी कहना, टारगेट भी करना। और अदानी जो देश के स्वाभिमान और सम्मान को दुनिया में बेचा हो, जिस पर इतने बड़े आरोप लगे, ये मुद्दा हो, ये सवाल हो, तो उसके बाद आप सारांश तो ये, जिसके यहां बीजेपी से लेके सबके पैसे, हर इंस्टीट्यूशन में जिसका पैसा लगा हो, वो कनाडा में किसको फंडिंग किया, कौन कहां फंडिंग किया, और डायरेक्ट आरोप कभी सोनिया गांधी, कभी किसी पर। विपक्ष तो चलाने कोऑपरेटिव बिल, वो तो डिजास्टर को, संविधान पर बहस को चला रही है हर दिन। कभी राहुल जी को गाली, कभी सोनिया जी को गाली, कभी किसी को गाली। अरे पूरे स्वस्थ विचार से लड़ो ना, आंख में आंख मिला के लड़ो, बात करो, मजबूत करो विपक्ष को, फेयर लड़ाई हो। सर, पर एक चीज लेकिन इसमें विपक्ष क्या कर रहा है भाई? चलाओ ना सत्ता को, होने दो स्वस्थ परंपराओं के तहत बहस। मत भागिए, आप मत डरिए। हर मुद्दे को भटकाने के लिए नई नई चीजें, कभी संभल, कभी कुछ। जब कोई नई मुद्दे आ, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या मीनिंग है भाई? 6 महीने में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, 2.5 साल में गिर जाएगी, सरकार नहीं बनेगी। अरे बाप मेरे, आप रोको ना, फेयर चुनाव करो ना। आप फिर एक नया विवाद, जाति जनगणना पर क्यों भाग रहे हो? आरक्षण पर क्यों भागते हो? पेपर लीक पर क्यों भागते हो? फार्मर पर क्यों भागते हो? गरीबी पे बात क्यों नहीं करते हो? आजाद हिंदुस्तान के बाद भ्रष्टाचार पर बात आज तक क्यों नहीं हुई? जबकि सबसे ज्यादा यदि गरीबी बढ़ी है तो उसके कारण हेल्थ है, भ्रष्टाचार है, एजुकेशन है। इस पर बात नहीं होती। डेवलप कंट्री में बात होती है हवा पे, पानी पे, और हमारे यहां बात होती है हिंदू मुसलमान पे। जादव, राजपूत, भूमियार, बाबंग, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, उसको गाली दो, बारे बा। और सर, एक और चीज है, जहां पे भी जैसे कांग्रेस कह रही है कि अडानी इशू बार बार ऊपर उछाल रही है, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब स्टेट में वो उनके अपने जो सीएम्स होते हैं, वो फिर अडानी ग्रुप को क्यों बुलाते हैं? मुझको तो समझ में नहीं आता है अदानी ग्रुप को बुलाना, और अदानी ग्रुप की जो पूंजी है, जब वो किसी स्टेट में उसके फैक्ट्री है या वो कहीं पूंजी लगाए हुए हैं और उस स्टेट का मुख्यमंत्री है, तो अपने स्टेट के ग्रोथ और उसकी इकोनॉमी के लिए उसको क्या कहेगा कि नहीं बंद कर दो? मैं उसके भ्रष्टाचार या उसके तरीके के पर बात करूंगा ना, उनके इन्फॉर्मेशन पर बात करूंगा ना। उन्होंने कहा कि झूठ बोला, ठगा, चीट की, जी, बात वहां है। बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री का क्या है? राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी के अगेंस्ट ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, आपको क्या लगता है वो जस्टिफाइड है? हमको एक बात बताइए, राजदीप धनखड़ जी क्या वो बीजेपी के दफ्तर चला रहे हैं? क्या वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि आरएसएस की परछाई है वहां? जब गवर्नर थे तब भी वो परछाई थे। ममता दीदी को डेली वो प्रवचन दे रहे थे। उनका काम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रह के काम करना है। वो सोमनाथ दादा से सीखे क्यों नहीं? सोमनाथ जी ने अपने पार्टी को छोड़ दिया,
चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी और संविधान पर से समझौता नहीं किया। अरे सीखो ना सोमनाथ से, सीखो ना आप संगमा से। चेयर की गरिमा संविधान के दायित्व से है, कानून से बंधे हैं। चेयर को ये आरएसएस के स्क्रिप्ट से नहीं चला सकते। इन्हें बहुत मौका दिया गया, लंबे समय से इनसे आग्रह किया गया कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बैलेंस करो, आप हमारी बात सुनो, गलत हो तो स्पंद करो, लेकिन बोलने की आजादी दो। ये तो देश में आजादी ही छीनी गई। आपका विचार ठीक, दूसरे का विचार गलत, मेरा धर्म ठीक, दूसरे का धर्म गलत, मेरा जात ठीक, दूसरे का जात गलत। हर तरह की आजादी छीनो, खाने की आजादी भी छीनोगे, जीने की आजादी छीनोगे, मुस्कुराने की आजादी छीनोगे। अरे मुस्कुराने तो दो, अरे जीने तो दो, अरे हंसने तो दो। मतलब आपके खिलाफ यदि मजबूत आवाज हो तो गलत। अहंकार से तो निकलिए। रास्ता क्या था? हम तो कहेंगे कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने जो बात की उसके खिलाफ इन्फेक्शन मौसम में आना चाहिए। वो संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। और सर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इसके तो बारे में? बहुत खराब रहा है, तो पूरे देश की लॉ एंड ऑर्डर खत्म पर है। पिछले 10 साल से आपको क्या लगता है, कुछ ज्यादा खराब हुआ है, कुछ बहुत बेहतर हुआ ज्यादा, है? बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है बिहार में, तो कुछ भी अच्छी नहीं है भैया। और लेकिन कुछ ना रोजगार है, पलायन 1.5 करोड़ से ऊपर है, हालात अच्छे नहीं है, इकोनॉमी सस्टेन नहीं है, पूंजी निवेश हुआ नहीं, बस कभी इधर कभी उधर, कभी ये गठबंधन कभी वो गठबंधन, लूटो खसोटो, कुछ भी चेंज नहीं। बिहार एक बड़े बदलाव की ओर है। और सर, जब भी कोई भी सत्ता आती है पावर में, तो कुछ सही करती है, कुछ गलत करती है। तो आपके हिसाब से कुछ भी बीजेपी ने सही किया है पिछले? बीजेपी से तो आप उम्मीद मत ही न करिए। जो हिंदू मुसलमान करेंगे कभी बात नहीं होंगे। हाँ, बीजेपी में गडकरी जी ने कुछ अच्छा किया। बीजेपी से और आप क्या उम्मीद करिएगा? आप हमको बताइए ना। एक स्कूल खुले, कस्तूरबा, जिला स्कूल, आईआईटी, मेडिकल, नवोदय, आप जितने स्कूल्स को देख लो। सर, पर आपको नहीं लगता कौन कि बोला? एक्सप्रेसवेज जितने बने हैं वो इस गवर्नमेंट की वजह से है? हमको तो समझ में नहीं आता। इकोनॉमी खत्म हो गई थी पूरी दुनिया की। जी। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह नहीं होते तो आज ये इकोनॉमी नहीं होता। और रोड के कामों में अटल जी ने भी आगे बढ़े थे और इस गवर्नमेंट ने भी रोड के कामों में आगे बढ़े। अटल जी की भूमिका थी और इसकी भी भूमिका थी, सबने मिलके रोड पे काम हुआ। लेकिन बिजली का काम याद करिए, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, इंदिरा आवास याद कीजिए, पेंशन, छात्रवृत्ति बंद हो गई, एसटी एससी का, ईबीसी का स्कॉलर बंद हो गया। आप याद करिए क्या स्थिति है जीविका, क्या स्थिति है ममता आशा। ये जो संविदा पर बहाली है लगातार, निविदा पर, ये सही है क्या? ये नियोजित शिक्षक, संविदा, ये अग्निवीर, एक तो नौकरी खत्म, दूसरा क्वेश्चन आउट, तीसरा बगैर पैसे के नौकरी नहीं, और चौथा संविदा और नियोजित। और सर, कोविड-19 के टाइम आपके रिलीफ वर्क के लिए आपको काफी अटेंशन मिली है, और पर लॉकडाउन रूल्स को तोड़ने के लिए आप काफी चर्चा में भी आए हैं। अब लॉकडाउन जब आप दुनिया में वो चेंज करेंगे तो रूल्स तो टूटेंगे ना। लॉकडाउन के रूल्स क्या रूल्स? आदमी बचाना था ना जी। ताली थाली थोड़े बचाना था। अब वैज्ञानिक काम थोड़े करना था, अगरबत्ती थोड़े दिखाना था,
कोरोना से दुनिया डरी, हम कोरोना को डराए। हम हॉस्पिटल गए, रेमडेसिविर हम पहुंचाए, ऑक्सीजन हम पहुंचाए। हम तो पटना के बाहर में अपनी जिंदगी दी है, मेरा ब्लड खत्म हो गया था, हम तो 10,000 लाश उठाए। आपने तो लाश को फेंक दिया था नदी के भीतर, लाश उठाने वाला कोई नहीं था। आज तक कोरोना के समय का पैसा तक नहीं दिया। आज भी मैंने ये मामला उठाया। भैया कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं। इंसान को बचाना है ना, हम कोई कानून थोड़ी तोड़ रहे। अब जबरदस्ती हम हॉस्पिटल जो 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपया ले रहा था उसको बचाए। कोरोना के समय टोटल बेड कोरोना से भर गया, सब बीमारी गायब हो गया। और कोरोना गया तो सब बीमारी आ गया, बाढ़ कोरोना। और जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो हम मरे कैसे, इसका पता कैसे चला? जब हम बूस्टर डोज लगाने मना कर रहे थे तब लगा लिया। आज देख लीजिए क्या स्थिति है। किसने कहा रेमडेसिविर लगाने के लिए? 1 लाख 2 लाख 3 लाख में सुई बिक रहा था। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का क्या एजेंडा था इतनी कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने का? भैया 40,000 लोग कैसे मरे? सब इस दुनिया की इकोनॉमी सस्टेन ही है ड्रग्स पे और आर्म्स पे। ये 2 चीज ना हो तो दुनिया की इकोनॉमी खत्म। ये जो हर कंट्री का ईगो है ना, ये अहंकार पूरी दुनिया को खत्म करेगी। यदि गॉड का डर होता तो ये परमाणु बनाता। फर्स्ट वर्ल्ड वार होता कभी? सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता, हम थर्ड वर्ल्ड वार में प्रवेश कर गए। आप देखिएगा ना अभी जो चाइना से दस्तखत हुआ है, क्या आप ये याद रखिएगा, ताइवान वियतनाम ये घेर लिया, ताइवान ले लेंगे, सुपर पावर होगा चाइना। और हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे बड़ा कोई दोस्त दुश्मन होगा हिंदुस्तान का, वो चाइना होगा। लिख लेना आप सारे कागज। तो चाइना से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। आपको क्या लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना हमारी लैंड टेरिटरी काबू में करता रहता है, मतलब इन्फिल्ट्रेट करता रहता है और अपने मैप में लेता रहता है, इंक्लूड करता है। आपको क्या लगता है उस पर चुप्पी हमारे प्राइम मिनिस्टर में ने छाई हुई है? भैया हम तो करे समझौता ना, 2 कदम वो पीछे हटा, हम भी हटे। तो जैसे जियो शुरू में आया ना, वैसे स्मार्ट मीटर भी आया हुआ है। और स्मार्ट मीटर हर चीज प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, बिजली प्राइवेट, प्लेन प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, खाना प्राइवेट, पानी प्राइवेट, अब हवा प्राइवेट होगा। सब कुछ पूंजीपति अदानी, सब कुछ हर चीजों पर। ड्रग्स पहले से प्राइवेट, एजुकेशन पहले से प्राइवेट। हम पढ़ ही नहीं सकते, गरीब आदमी पढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए गलत हुआ कोरोना में। आपको क्या लगता है मणिपुर में जो चल रहा है और पिछले समय से कुछ वक्त से काफी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, आप उसके बारे में क्या और कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं एक बात मैडम आपसे कहना चाहूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप वहां होते आप पर क्या बीतता? आपकी बहन वहां होती आप पर क्या बीतता? मेरी बेटी होती हम पर क्या बीतता? आप एक बार अपने खुद के बारे में रह के सोचिए, आप क्या सोचते हैं मणिपुर के बारे में। हमारे कंट्री में क्या कोई कानून नहीं है? क्या हम संविधान के तहत बंधे नहीं हैं? क्या मेरे पास आर्मी नहीं है? क्या हम मणिपुर को 1.5 साल के अंदर हम बेटियों को, मां को, बहनों को सुरक्षित नहीं कर पाए? क्या हम 2 समुदाय के बीच इतने दुश्मनी पैदा कर दी कि सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए और सारे बच्चों के हाथ में 47 रॉकेट लॉन्चर और 56 चला गया? क्या देश के लिए सही है? क्या यह देश के लिए चैलेंज नहीं है? क्या देश के लिए खतरा नहीं है? क्या नॉर्थ एक दिन जल नहीं जाएगा?
क्या चाइना इसका फायदा नहीं उठाएगा? क्या हिंदुस्तान के एक नागरिक इस बात को सही मानेंगे कि सामूहिक बलात्कार किसी बच्ची का लगातार होता रहे, लगातार मौतें हो, लगातार दो समुदाय के बीच लाशें बिछी जाए, हर हाथ में 47 हो जाए? तब तो वो सुपर पावर है ना, हमारे देश के संविधान और कानून से बिल्कुल अलग है ना। हमने उसको अलग देश बना दिया। एक तरफ गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो रही है इस कंट्री में, कहीं जाट, कहीं मराठा, कहीं सिख, कहीं साउथ, कहीं नॉर्थ, कहीं यादव, कहीं हिंदू मुसलमान। कहां जा रहे हैं हम? और एक तरफ मेरा मणिपुर। आप सोचिए कि हमारा सिस्टम कितना कायर है, हमारी सरकार कितना कमजोर है, और वो कहती है कि मैं मजबूत हूं। इस हिंदुस्तान के यूथ को जज करना चाहिए। इस हिंदुस्तान के यूथ को एक बार जात धर्म मजहब से निकलना चाहिए, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, इस कंट्री के लिए, इंसानियत के लिए। मानव पूजा और मानव धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। इंसानियत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए आवाज बननी चाहिए इस पॉलिटिशियन के खिलाफ। नासूर हो चुका है कंट्री के लिए पॉलिटिशियन। यह सिस्टम, यह पार्लियामेंट, यह विधानसभा, यह जाट पैदा करता है, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, जात पात का, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार करता है। यह दूसरे जाति को गाली देता है। कोलैप्स हो चुकी है मेरी पूरी डेमोक्रेसी। क्या यही पार्लियामेंट है जहां सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बहस होता है, सिर्फ गाली गलौज होता है, कभी आम आदमी की बात नहीं होती है? तो आम आदमी को यह सोचना पड़ेगा, मेरी बात ये नेता नहीं करेंगे। नेता को कुछ नहीं आता सिवाय वोट। चाहे जितने हिंदुस्तानी को, जितने संविधान को कुर्बान करना हो, जितने इंसानियत को कुर्बान करना हो, कर दो, बस मैं सुरक्षित रहूं। हमारा सिस्टम, चारों संस्थाएं सड़ गई। निचले अदालत से उम्मीद नहीं कर सकते। अब ये उठा के देखिए क्या हुआ ITN का। वो कह रहे हैं कि हम न्याय व्यवस्था पर बात नहीं करके हम बात कर रहे हैं लड़की और मर्द पे। लड़की गलत की मर्द गलत, पुरुष गलत। ये कंगना कह रहा 90% पुरुष गलत। देश में जलते तो हैं, परेशान तो हैं बेटियां, लेकिन दोनों परिवार गलत। कानून लाइए ना, दहेज के लिए एक बड़ा हिस्सा बनाइए, लेकिन न्याय व्यवस्था पर बात क्यों नहीं होती? सर्वोच्च न्यायालय ही हमारा जिंदा है, अन्यथा आप न्याय की उम्मीद नहीं करते। ये पदाधिकारी सबसे बड़े लुटेरे। पूरा जो ये मीडिया हाउस है बड़ा बड़ा, इसको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। ये मार्केटिंग करते। सोशल मीडिया का टूल्स नहीं होता तो आप आज आम आदमी की आवाज और बंद हो गई होती, उसकी आजादी खत्म हो जाती। मीडिया घराना वही, नेता वही, चारों सिस्टम में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय बची है, उसके बाद सब कुछ सड़ गया। इसीलिए यूथ को लड़ना होगा, यूथ को कास्ट और रिलीजन से निकलना होगा। और मैं दिल से कहता हूं आपको, यदि इसी तरह के धर्म की अफीम का जहर और कास्ट और ये बांटने का जहर, काटने का जहर चलता रहा, आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान सोमालिया से भी ऊपर और गृहयुद्ध तो टुकड़े टुकड़े होंगे। आप उठा के देख लें। और सर, मैं आपसे जाते जाते आखिरी सवाल पूछूंगी। विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आप क्या राय रखते हैं? भैया रिजर्वेशन तो खत्म हो गए। क्या रिजर्वेशन? विमेन रिजर्वेशन बिल। भैया विमेन को भरने दो।
और रिजर्वेशन देना है तो आप प्राइवेट में भी रिजर्वेशन करो और जितनी जिसकी जनसंख्या उसकी भागीदारी करो, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी सत्ता करो। 14.5% यादव है तो उसको भी उतना अधिकार दो। अकेला जाति में सबसे ज्यादा यादव, ST SC यदि 27-28% ST SC मिला के है तो उसकी भी भागीदारी करो, EBC की भागीदारी करो, जहां ऊंची जात के बहुसंख्यक उसकी भी भागीदारी करो। संख्या के आधार पर आप लाइए, करिए। पर आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में बहुत ही कम औरतें हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं, तो 33%, क्योंकि अगर अरे भैया 33% लेना आइए, मैं तो कहता हूं महिलाओं को आना चाहिए। महिलाएं लिबरल होती है, महिलाओं में ज्यादा लूटने की प्रवृत्ति नहीं होती, ठगने की प्रवृत्ति नहीं होगी, उसके भीतर ममता होता है, करुणा होता है। महिला सात्विक भी होती है, महिला ज्यादा जात पात में नफरत नहीं करेगी। लेकिन जहर पैदा तो करते हैं दल के नेता ना, जिस दल से होंगे उसके दल को गाइड करना पड़ेगा। लेकिन कितना भी होगा, मेरे ख्याल से महिला पुरुष के मुकाबले वो ज्यादा अच्छा होगा। आप लाइए, लेकिन यदि सिर्फ रटने वाली महिलाएं, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाली महिलाएं सब आए, लेकिन गांव की जो दलित की बेटी है वो भी तो आए। निषाद, बला, कोरी, कुर्मी, कहार, कमार, चमार, पासवान की भी बेटी आए। उसके लिए आरक्षण दीजिए और महिला को लाइए। और सर एक और चीज, अगर आप देखें, गांवों में ये भी होता है कि महिला को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन सरकार चलाती है या फिर पद चलाती है उनके हस्बैंड्स या भाई या। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बिहार तो काफी जाना जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा डेवलप स्टेट में नहीं है जी। और पुरुष तो डोमिनेटिंग है ही ना, पुरुष तो डोमिनेटिंग करती हैं जी। और महिला को भगवान ने शारीरिक रूप से कमजोर तो किया ही है, लेकिन महिलाओं की इकोनॉमी यदि बढ़ गई तो पुरुष को रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। महिलाओं को कभी रेस्पेक्ट नहीं मिला और मुझे नहीं लगता इस कंट्री में महिलाओं को रेस्पेक्ट मिलेगा कभी, बगैर इकोनॉमी के कभी नहीं, नेवर एट एट ऑल। दहेज में जलेंगे महिला, बांझ होगी महिला, विधवा होगी महिला, पूजा करेगी महिला, पर्दे में रहेगी महिला, शोषण होगा महिला, शारीरिक शोषण होगा महिला, गाली सुनेगी महिलाएं। कभी राम के बगैर सीता है, सीता के बगैर राम है, लेकिन राम के बगैर सीता है। कहीं आपने अलग मूर्ति देखा? मीरा की, अहिल्या की, कौशल्या की, पार्वती की, किसकी देखी? मात्र दुर्गा या काली तो या लक्ष्मी, तीनों से कुछ प्राप्त है इसीलिए। दुर्गा से डर है इसीलिए, काली विकराल रूप ली हुई इसीलिए, लक्ष्मी से हमको लग रहा है पैसा मिलेगा इसीलिए। और क्या उठाओ? सावित्री उठाओ। If you like this episode, then please like, share and subscribe.